गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का अपना टॉपिक है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। मैं आपको पहले भी ये क्लियर कर चुका था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एविडेंस था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए मॉर्गन ने दिया था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। करेक्ट। तो दिस थ्योरी प्रोवाइडेड बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स 1911 में ये थ्योरी दिया गया था। बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन भी क्लियर करवा दूं। मॉर्गन के बारे में 3 बातें आप ध्यान रखो। मॉर्गन ने ही लिंकेज एक्सप्लेन किया था, मॉर्गन ने ही जीन क्रॉसिंग के बारे में बताया था, और मॉर्गन जीन क्रॉसिंग वर्ड भी मॉर्गन का था, लिंकेज भी मॉर्गन का दिया हुआ है, और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर भी मॉर्गन को माना जाता है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर है ये, ठीक है ना। ये 3 बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, ये क्यों दिया गया। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं ये चीज। डिस्कवरी द बेसिस ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज से ये भी क्लियर होता है कि जो वेरिएशन प्रोड्यूस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, उनका बेस क्या है, कैसे वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है, इसका बेस भी लिंकेज थ्योरी से ही क्लियर होता है, राइट। मॉर्गन ने अपना जो वर्क किया था वो फ्रूट फ्लाई पे किया था, जिसको ड्रोसोफिला मेलेनगोस्टर, जिसका जूलॉजिकल नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मॉर्गन ने पूरा जेनेटिक्स का रिसर्च, अपना पूरा स्टडी ड्रोसोफिला पे ही किया था। जैसे मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया था, वैसे मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया था। इज दैट क्लियर। तो अब सवाल ये भी है बच्चों कि जब हमने ये स्टडी किया था कि पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, तो फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि ड्रोसोफिला को ही क्यों सिलेक्ट किया। तो आइए देखते हैं कि क्या रीजंस रहे ड्रोसोफिला को सिलेक्ट करने के। तो देखो बच्चों, पहला रीजन ये है कि ड्रोसोफिला इजीली ग्रो कर सकता है किसी भी सिंपल मीडियम पर लेबोरेटरी में। इज दैट क्लियर। यानी ड्रोसोफिला को आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है कि ड्रोसोफिला को ग्रो कराने के लिए कौन सा मीडियम सूटेबल है ना। तो उसमें बच्चों एक फ्रूट का नाम था, ठीक है, और बाकी 3 ऑप्शन अलग थे। कॉमन सेंस है बच्चों की ड्रोसोफिला क्या है, फ्रूट फ्लाई है ना। तो फिर इसके लिए आपको फ्रूट मीडियम कोई भी आपका होगा तो उस पर ड्रोसोफिला ग्रो कर जाएगी। क्लियर हुआ। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक। वेरी सिंपल बेटा, कि इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, और जिसका लाइफ साइकिल छोटा होगा तो रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, वेरिएशंस स्टडी की जाएगी आसानी से, है ना। तो ये तो क्या कारण है, एक आसानी से ग्रो हो सकती है और एक लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट है इसका। बहुत लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन होता है, तो इससे सैम्पलिंग साइज ज़्यादा रहेगा, हमारे पास स्टडी करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये भी इसका रीज़न है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है बच्चों। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब कि मेल फीमेल इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। मेल साइज में जो है वो छोटे होंगे, ठीक है, और फीमेल का साइज बड़ा होगा, यानी आसानी से हम इनको पहचान सकते हैं। वेरिएशन जो भी स्टडी कर रहे हैं हम इजीली सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये मेन रीज़न है बच्चों, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है ये, ठीक है। तो क्या क्या रीज़न है, इजीली ग्रो करवाई जा सकती है, इजीली ग्रो कराई जा सकती है कौन से मीडियम पर, फ्रूट मीडियम पर, है ना। और 2 वीक का लाइफ साइकिल है, लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, और वेरिएशन सिंपल माइक्रोस्कोप से आसानी से देखी जा सकती है, राइट। अब आइए अपन बात करते हैं लिंकेज के बारे में। लिंकेज एक्सप्लेन बाय मॉर्गन, ठीक है। अब क्या होता है लिंकेज, इसे समझिए बच्चों कि लिंकेज क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ फिजिकली अट्रैक्टेड जीन। फिजिकली अट्रैक्टेड जीन को कहते हैं लिंक्ड जीन। तो क्या है बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ फिजिकली अट्रैक्टेड जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। बच्चों कि ये कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर ये लिंक्ड जीन है, यानी ये 2 जीन आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि ये Y है
ठीक है, इज दैट क्लियर, और ये आर है। इसी तरह ये जो क्रोमोजोम है ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं? जिन पर सेम कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने वाले जीन लोकाई होते हैं, है ना। तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब इन होमोलोगस क्रोमोजोम पर जो ये लिंक्ड जीन है, इनकी इनहेरिटेंस कैसे होगी, इसी को अपने कहते हैं लिंकेज। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? कोई डाउट बेटा? अब लिंकेज का सही मतलब समझाता हूँ मैं आपको कि अगर लिंकेज होगी तो इनकी इनहेरिटेंस क्या होगी। इनकी इनहेरिटेंस ऐसी होगी बेटा कि जो आपस में लिंक्ड है एज इट इज़ वो इनहेरिटेंस करेंगे, यानी y और r साथ में आएंगे और y और r साथ में आएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि लिंकेज है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? लेकिन अगर बच्चों कुछ ऐसा हो जाए कि सपोज करो कि कैपिटल Y के साथ स्मॉल r और स्मॉल y के साथ कैपिटल R, तो इस केस में हम ये मानेंगे बेटा कि इस केस में लिंकेज नहीं है। क्या नहीं है? लिंकेज नहीं है। लिंकेज का मतलब समझ गए ना, लिंक्ड जीन की इनहेरिटेंस होना। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? लेकिन अगर ये जीन किसी दूसरे के साथ इनहेरिटेंस कर रहा है तो वो लिंकेज नहीं है। उसे आप रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हो, उसे आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कारण भी बोल सकते हो। क्लियर? देखो बेटा, व्हेन लिंकेज, जब लिंकेज होगी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? और जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो लिंकेज नहीं होगी। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि एक लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या है। एक लिंकेज ग्रुप का मतलब है लिंक्ड जीन ऑफ वन पेयर होमोलोगस क्रोमोजोम। बेटा ये जो एक पेयर होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसके सभी जीन्स को एक लिंकेज ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है? फिर भी नहीं समझ आया है तो समझिएगा, ह्यूमन है, ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम है? 46, 2 है ना ये पेयर, तो 46 पेयर होमोलोगस क्रोमोजोम है ना। तो अब ये सॉरी बेटा 46 क्रोमोजोम है ना। अब देखो इसका ये तो उसमें हो गए, इसका अगर हमें n नंबर बताएं तो कितना होगा? 23। तो क्योंकि ये तो डबल हो गए ना, तो वन पेयर एक लिंकेज ग्रुप होता है, तो टोटल इसका हाफ कर दो, यानी इसमें लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 23। क्लियर हुआ? क्योंकि 23 पेयर होगा तब ये 46 बनेगा ना। मेज में 20 पेयर क्रोमोजोम, सॉरी 20 क्रोमोजोम है, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे? 10, यानी n नंबर कर दो आप। p में 14 है तो 7 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोजोम है तो फिर लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे? 4। लेकिन अब देखो मैं आपको एक नया एग्जांपल दे रहा हूँ, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है, तो इसमें ये हैप्लॉइड होती है, यानी इसमें क्रोमोजोम एन ही होते हैं। जैसे हमारे अंदर तो क्रोमोजोम क्या होते हैं? 2n होते हैं, लेकिन इसमें एन ही होंगे। तो इसमें जब n की बात आती है तो जितने क्रोमोजोम होते हैं उतने लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो जैसे 7 क्रोमोजोम है तो 7 लिंकेज ग्रुप। म्यूकर n है तो 2 क्रोमोजोम है तो फिर इसमें क्या आएगा? 2 लिंकेज ग्रुप है ना। तो बैक्टीरिया का भी आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया में 1 क्रोमोजोम है तो लिंकेज ग्रुप क्या रहेगा? आप उसी आधार पर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अब देखो बच्चों, ये जरूर आप लिंकेज ग्रुप थोड़ा ध्यान रख लेना। तो देखो बच्चों कि लिंकेज की स्टडी करने के लिए सबसे पहले बैटसन और पुनेट ने एक इनिशियल हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है ना? लिंकेज पर इन्होंने वर्क किया सबसे पहले, और इन्होंने जो वर्क किया था वो स्वीट पी पर किया था। ठीक है ना? मेंडल वाली पी कौन सी थी? गार्डन पी। ये स्वीट पी है, इसका बॉटेनिकल नेम है लेथाइरस ओडोरेटस। ये क्वेश्चन भी बेटा मेडिकल एग्जाम में आया हुआ है कि लिंकेज की मॉर्गन से पहले स्टडी जो बैटसन ने की थी वो कौन से प्लांट पे की थी? तो कौन सा प्लांट था? स्वीट पी, यानी लेथाइरस ओडोरेटस। और बैटसन ने अपनी स्टडी करके लिंकेज थ्योरी तो ये नहीं दे पाया था, इसे लिंकेज का तो नहीं पता था, लेकिन इसने एक हाइपोथेसिस दे दी और उस थ्योरी का नाम था कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी या कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। ठीक है ना बच्चों? तो लिंकेज पर मॉर्गन से पहले भी वर्क किया था बैटसन और किसने? पुनेट ने। ठीक है? और उसने क्या दिया था? कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। तो अब अपन देखते हैं कि व्हाट इज कपलिंग एंड व्हाट इज रिपल्सन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कपलिंग के बारे में देखिए कि कपलिंग क्या था। कपलिंग नाम से समझिए, कपलिंग का मतलब कपल मतलब अट्रैक्शन होना, मतलब साथ साथ होना। तो इस थ्योरी में ये कहा गया
कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अगर जीन के बिटवीन है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कब होगा, जब जीन डिस्टेंस कम होगा, जब लो जीन डिस्टेंस होगा, सॉरी लेस जीन डिस्टेंस होगा। क्लियर। तो ये कहता है कपलिंग में क्या कहा गया कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अगर जीन में है तो लिंकेज ज़्यादा होगी, और लिंकेज ज़्यादा होती है तो पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, और क्रॉसिंग ओवर कम होगी, यानी रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम होंगे। बेटा रिकॉम्बिनेंट्स बताया था ना मैंने, हेट्रोजाइगस वाले कैरेक्टर रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर होते हैं, और पेरेंटल देखो ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है ना। तो अगर लिंकेज ज़्यादा होगी तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, और क्रॉसिंग कम होगी तो रिकॉम्बिनेंट कम होगा। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो बेटा ऑटोमेटिकली लिंकेज ज़्यादा ही होगा। आप एक बात समझिए कि ये क्रोमोसोम है, इस पर जीन ऐसे पास पास अरेंज है, तो ऑब्वियस बात है बेटा इनमें जीन डिस्टेंस कम है तो इनमें अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये आसानी से ब्रेक होंगे नहीं, तो फिर इनमें लिंकेज क्या रहेगी बेटा, बताइए ना, लिंकेज क्या रहेगी, इनमें ज़्यादा रहेगी। क्लियर। लेकिन बेटा अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये क्रोमोसोम है, इनमें जीन डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जीन डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम है, तो इनमें लिंकेज क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और लिंकेज कम होती है तो ये आसानी से टूट सकते हैं या दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी फिर क्रॉसिंग ज़्यादा होगी। इतना ध्यान रखना कि जब जब लिंकेज ज़्यादा होती है तब तब पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं, और जब क्रॉसिंग ज़्यादा होती है तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब कपलिंग क्या कह रहा था, देखो तो इन्होंने क्या है, पोलन ग्रेन का कैरेक्टर स्वीट पी का लिया, तो देखो ये BBLL ब्लू लॉन्ग और वाइट ग्लोब्यूलर, यानी जो है कैरेक्टर लिया। इनमें जब इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 तो वही हेट्रोजाइगस बनेगी, लेकिन जब F2 इन्होंने देखा तो देखो वही मेंडल वाली बात है ना, वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल। तो इसी तरह मैंने ये 4 जीनोटाइप यहाँ पे बनाए हैं, बी के साथ एल, बी के साथ स्मॉल एल, स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल, और स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल, यानी ये 4 कैरेक्टर तो मिलेंगे। तो जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था तो रेशो क्या था, 9:3:3:1 था। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। आप देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब था तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था बच्चों, जब मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ना, तो जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था तो उस समय क्या था बेटा कि रेशो क्या था, 9:3:3:1, यानी ये YR का था, ये YR और ये था, सॉरी ये था YR। तो पेरेंटल कितने मिले हैं, 9 और 1 10, और रिकॉम्बिनेंट कितने मिले हैं, 6 रिकॉम्बिनेंट है और 10 पेरेंटल कैरेक्टर है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में था। लेकिन आज क्या हुआ है कि पेरेंटल कितने हैं, 7 और 7 14, और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 2। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ज़्यादा क्या है, लिंकेज ज़्यादा है, और क्रॉसिंग क्या है, कम है। दूसरी बात, इस थ्योरी से ये कहना चाह रहे हैं कपलिंग कि डोमिनेंट अगर साथ हैं तो इनमें अट्रैक्शन होगा, और इनके एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। रिसेसिव अगर एक साथ हैं तो इनके एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, यानी इनकी कपलिंग होगी, यानी इनके एक साथ आने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये रेशो याद रखना, रेशो पूछा जाता है, 7:1:1:7 रेशो किसका होता है, कपलिंग का होता है। रिपल्सन समझ गए ना। तो रिपल्सन का मतलब है वीक अट्रैक्शन बिटवीन जीन, ठीक है ना। तो इस समय लिंकेज क्या होगी, कम होगी, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम आएगा, और क्रॉसिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो देखिए जरा, अब इन्होंने फिर एक क्रॉस किया, इस बार मैं डोमिनेंट के साथ रिसेसिव ले रहा हूँ, है ना, और रिसेसिव के साथ डोमिनेंट ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, F1 तो वही बनेगी। लेकिन ओवरऑल जब इन्होंने रिजल्ट देखा तो इन्होंने ये देखा कि रिजल्ट आया 1771, यानी देखो बेटा हेट्रोजाइगस को रिकॉम्बिनेंट कहा जाता है, और जो होमोजाइगस होता है उसको पेरेंटल कहा जाता है। तो देखो बच्चों कि ये पेरेंटल है और ये पेरेंटल है, तो पेरेंटल का रेशो क्या आया, 1:1 आया, जबकि रिकॉम्बिनेंट का रेशो क्या आया, 7:7 आया। यानी रिपल्सन जब होगा तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आएंगे और पेरेंटल कम आएंगे, क्योंकि रिपल्सन का मतलब है कि लिंकेज कम हो रही है। बात समझ आ गया। तो इस तरह आपको ये कपलिंग और रिपल्सन क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों,
कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज जो मॉर्गन ने दिया था, मॉर्गन और कास्टल ने दिया था 1911 में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इसमें पहला पॉइंट है कि लिंक्ड जीन अपीयर इन द सेम क्रोमोसोम। ये मैं पहले कह चुका हूँ कि लिंक्ड जीन हमेशा सेम क्रोमोसोम पर ही होते हैं, एक जीन किसी दूसरे क्रोमोसोम पर थोड़ी लिंक होगा। क्लियर। और इनको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, देखो इस तरह से, ये लाइन का मतलब है क्रोमोसोम और ये यहाँ पर सिंबल लिख दिया जाता है, ये इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर। जीन अरेंज इन लीनियर फैशन ऑन क्रोमोसोम, ये भी समझ के ना कि जीन लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। तो दोनों बातें समझ आ गई अच्छे से। लिंक्ड जीन एक तो सेम क्रोमोसोम पर होते हैं और एक कौन से फैशन में होते हैं, लीनियर फैशन में। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। सही बात है बेटा, ये बात ध्यान रख लो कि अगर जीन डिस्टेंस हाई तो फिर बेटा ऑब्वियस बात है कि अट्रैक्शन कमज़ोर होगा तो लिंकेज कम हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर जीन डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और लिंकेज ज़्यादा होगी। लिंकेज ज़्यादा क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि इनमें फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है जीन के बीच में। समझ आ गया बेटा एकदम अच्छे से, कोई डाउट? तो अब पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे और यहाँ पेरेंटल कैरेक्टर कम आएंगे। जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम हैव टेंडेंसी टू मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट ओकेजनली क्रॉसओवर। ये बात ध्यान से सुन लो बेटा कि जब तक, मैंने अभी बताया ना कि अगर किसी सेम क्रोमोसोम पर कोई जीन है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं जब तक कि उनमें कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो, जब तक कि उनमें कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। देखो इधर देखो, मैं सिखा देता हूँ। देखो वाई आर, ठीक है, सेम क्रोमोसोम। अब देखो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, अगर मान लेते हैं क्या हो रही है, लिंकेज हो रही है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आएगा। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, क्या है ये, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बेटा समझ आया एकदम अच्छे से। और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन कब आ रहा है, जब लिंकेज है। लेकिन हम इसको दूसरे एस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। अब मैं अगर ये कहूँ आपको कि ये इसी तरह देखो वाई आर और मैं बात करता हूँ वाई आर, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें क्रॉस ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग हो रही है, तो क्रॉस ओवर हो रहा है तो लिंकेज उस केस में नहीं होगा, ठीक है, तो या कम होगा। तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या बनेगी हमारे पास, एक ये बनेगी कि वाई आर आ जाए, एक ये बनेगी कि वाई आर आ जाए, ये पेरेंटल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ देखो ये वाला कॉम्बिनेशन भी बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। समझ आया? तो ये समझ आ गया ना कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएंगे, कब आएंगे, जब क्रॉस ओवर नहीं होता। लेकिन अगर क्रॉस ओवर होता है तो रिकॉम्बिनेंट के आने के चांसेस भी रहते हैं। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो ये दोनों जो है वो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है। क्लियर हो? तो बच्चों क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सुनी इसमें आपने, कि लिंक्ड जीन सेम क्रोमोसोम पर होते हैं, लीनियर फैशन में जीन अरेंज होते हैं, जीन डिस्टेंस हाई है तो लिंकेज कम होगा, जीन डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, है ना। और अगर लिंकेज है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहते हैं, लेकिन अगर क्रॉस ओवर है तो फिर रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर आने के चांसेज है। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। इसके बाद क्या था बच्चों, देखो कि मॉर्गन का स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट। ये मैंने एज इट इज़ पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को अच्छे से देखना है आपको कि मॉर्गन के स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट। उन्होंने क्या किया बेटा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया। किसको यूज़ किया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, किसके बिटवीन, जीन के बीच में। और उन्होंने इसको डिस्टेंस माना, उन्होंने जीन की क्या माना, डिस्टेंस, और इससे इन्होंने क्रोमोसोम मैप बनाया। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ ये चीज़ कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जो कि हम टेस्ट क्रॉस से पता लगा लेंगे, पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना मैंने, इज इक्वल टू जीन डिस्टेंस, जिसको सेंटीमॉर्गन में मेजर किया जाता है। सीएम मतलब सेंटीमॉर्गन, सीएम मतलब सेंटीमॉर्गन,
ये याद रखना, मैप यूनिट भी बोला जाता है इसके, मैप यूनिट, मैपिंग की यूनिट है ये, ठीक है। तो देखो बच्चों, जीन डिस्टेंस इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और अगर एक बार आपके पास डिस्टेंस आ जाती है तो इससे आप क्रोमोसोम पर जीन को अरेंज कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल कि सपोज करते हैं कि ए और बी जीन के बीच में डिस्टेंस, ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में निकाली जाती है 10% है, ठीक है। बी और सी में 7% है, तो ए और सी में 3% है। तो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको इसका मैप बनाना है, तो देखो मैप कैसे बनेगा। अब इसका हम मैपिंग करनी है हमें इसकी। तो अब हम एक क्रोमोसोम इस तरह से एज्यूम करेंगे, और इधर देखो ए और बी में कितना है 10, तो एक एंड पर ए रखेंगे, एक एंड पर बी, और इनके बीच में 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस हो गई। बी और सी में कितना है 7, तो फिर हम यहाँ पर सी को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये बी और सी में कितना हो गया 7, और अब ए और सी में कितना हो गया 3। तो सीक्वेंस क्या हो गया ए सी बी, यानी ये मैपिंग हो गई। अब हमें पता चल गया कि इस क्रोमोसोम के एक एंड पर ए है, फिर सी है और फिर बी है। समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से जीन डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से, कोई डाउट? तो आप जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। इस तरह का जो है अभी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और देखो आप, ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे कि प्लस प्लस 100 है, ठीक है, प्लस सी 20 है, प्लस डी 20 है, और सी डी, ठीक है बेटा, ये है आपके 20 मान लेते हैं। क्लियर? तो अब आपको ये पूछा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बताओ, तो इसमें हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखो, ये और ये पेरेंटल होगा और ये रिकॉम्बिनेंट होगा, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट ये है। तो अब फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला ये था कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग। रिकॉम्बिनेंट कितनी होगी 20 और 20 40, डिवाइड बाई टोटल ऑफस्प्रिंग। टोटल कितनी होगी 100 और 160 इंटू 100, है ना। तो अब जो है आप इससे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ये कैलकुलेशन करके। समझ आ गया एकदम अच्छे से, कोई डाउट बेटा? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आए तो भी आपको करना है इसको सॉल्व, ठीक है। फॉर्मूला तो याद है ना, रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग डिवाइड बाय टोटल ऑफस्प्रिंग इनटू 100, ठीक है। अब चलो बच्चों, इसके बाद एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की है, वो ध्यान से देखो आप। क्रोमोसोम मैपिंग इज द स्टार्टिंग बेस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। अगले चैप्टर में हम जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है कि आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, डीएनए किसका बना होता है, जीन किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता लगाने से पहले आपको जीन का पोजीशन तो पता होना चाहिए, और जीन का पोजीशन किससे पता चलता है, क्रोमोसोम मैप से। यानी क्रोमोसोम मैप से हमें जीन का पोजीशन आइडेंटिफाइड होता है। और जब आप जीन का पोजीशन आपको पता होगा तभी तो आप उसकी सीक्वेंसिंग कर पाओगे। तो क्रोमोसोम मैप इज द स्टार्टिंग बेस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। पर ध्यान रखना, क्रोमोसोम मैप या जीनोम मैप नॉट जीनोम सीक्वेंसिंग, क्योंकि क्रोमोसोम मैप में तो केवल जीन की पोजीशन पता चलती है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग में तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग की जाती है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग होती है। इज दैट क्लियर? ये बात ध्यान रखना। अब फैक्टर्स, लिंकेज को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? देखिए बच्चों, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा लिंकेज भी बढ़ता जाएगा। एज कम होगा तो लिंकेज के कम होने के चांस है और क्रॉसिंग ओवर के ज़्यादा होने के चांस है। डिस्टेंस बिटवीन जीन,
देखो बच्चों, जीन डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो लिंकेज कम रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगा तो लिंकेज ज़्यादा रहेगा, यानी ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इन्वर्स प्रोपोर्शनल है लिंकेज के, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जीन का फिजिकल अट्रैक्शन कमज़ोर होता है और इससे लिंकेज घटती है, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्स रेडिएशन, रेडिएशन भी क्या करती है, ब्रेक टू फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ जीन, ब्रेक टू फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ जीन। तो अब ऑब्वियस बात है बेटा कि एक जो है अगर हम एक्सरे डालेंगे तो लिंकेज घटेगा, लिंकेज डिक्रीज होगा। हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है बच्चों, डेंस कोइल्ड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जो बहुत ज़्यादा पैक्ड पार्ट है, तो फिर वहाँ जीन की डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इससे लिंकेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अल्टीमेट मुद्दा डिस्टेंस का ही है बेटा, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन का है। सेक्स की बात करते हैं, अगर मेल है तो लिंकेज ज़्यादा होती है और फीमेल है तो लिंकेज कम होती है। कारण, क्योंकि मेल में सपोज करो XY क्रोमोसोम है और फीमेल में क्या है XX, तो ये तो होमोलोगस है, तो होमोलोगस में क्रॉसिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्रॉसिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसमें क्रॉसिंग चांसेस कम है। ठीक है, क्लियर हुआ। एंटीबायोटिक या केमिकल, बच्चों एंटीबायोटिक या केमिकल्स भी फिजिकल अट्रैक्शन को कमज़ोर करते हैं जीन के, तो फिर इससे डिक्रीज हो जाएगी, क्या बताओ, लिंकेज, यानी ये भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डिक्रीज फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन जीन। करेक्ट, तो ये थे बच्चों फैक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज, उसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट लिंकेज और अनकंप्लीट लिंकेज के बारे में। थैंक यू बच्चों।